सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार। हम्म क्या रेणु खास जी है? आज बहुत कुछ खास है रेणु जी। खास तो सबसे पहले ये है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और आज बड़ा अच्छा लगता है आकांक्षा जब हम्म ऐसे दिन हम अपने साथियों से मिलते हैं, जैसे कि आज है विश्व रेबीज डे। यानी कि कुछ जागरूकता, कुछ सजग रहना जरूरी है और ये सारी बातें हम साझा करते हैं अपने श्रोताओं से, तो बड़ा अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। और एक शुरू में ही एक प्रश्न पूछ लेते हैं। पूछ अरे लूं? भाई, तुम्हारा सवाल शुरू हो गया, चलो पूछ लो। अब अच्छा, लेकिन ये आपसे भी पहले पूछूंगी। नहीं नहीं, पहले हम ये बता दे रहे हैं कि जवाब देना ना देना ये हमारी मर्जी है। आप ठीक है, ठीक है, चलो चलेगा। तो पूछो। प्रश्न ये है, हम्म। आपसे भी है और हमारे सभी श्रोताओं से, सखियों से है कि खुशी की चाबी जो है वो आप कहाँ ढूंढते हैं? वैसे बहुत सारे श्रोता खुद जुड़ चुके हैं और फेसबुक पर लिख भी रहे हैं कि उनके खुशी की चाबी कहाँ कहाँ है और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था पर निर्भर करती है। लेकिन फिलहाल आज हम इस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और मिताली राज, जो हमारे महिला क्रिकेट खिलाड़ी और कप्तान, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके सफर के बारे में बात करेंगे। और उनके बारे में जब हाँ। हम जब बता रहे हैं तो उससे पहले ये भी बता दें कि एक चीज और खास है हमारे पास अपने श्रोताओं के लिए। वो ये कि बताओ बताओ। अ, जब हम इस कार्यक्रम के पहले जब हम बातें कर रहे थे ना रेणु जी हम्म आपके साथ, तो आप कह रही थी ना कि ये जो समुद्र है ये हम्म इतना बड़ा है, विशाल है। तो सिर्फ समुद्र विशाल नहीं है, मतलब विशाल तो है ही लेकिन उस क्षेत्र में हम्म। यानी मरीन टाइम में जो करियर की संभावनाएं हैं, रोजगार की संभावनाएं हैं, वो भी उतनी ही विशाल हैं। उतनी ही विशाल है और ये हम नहीं बताएंगे साथियों, बल्कि बताएंगे कैप्टन अमरेश झा, जिनकी हमने रिकॉर्डिंग की है, तो वो भी बताएंगे। और ऐसा है कि हमें सिर्फ आकर्षित नहीं करता है समंदर, तो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है और कुछ ऐसे ही क्रिकेट भी आकर्षित करता है। और मिताली राज जो है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1982 को हुआ और कप्तान है, ये क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। इनका जन्म 3 दिसंबर 1982 के दिन राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। और खास बात यह है कि उन्होंने बचपन से ही क्लासिकल डांस सीखना शुरू किया और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो भरतनाट्यम में एकदम एक्सपर्ट हो गई थी। सोचिए आगे चलकर उन्होंने जब बल्ला थामा, वो और कहाँ भरतनाट्यम। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मैच होता है और मैदान होता है ना, जी उसमें भी उसी तरह से पाँवों को गति देनी होती है, उतना ही संचालन जो है उसका उतनी ही तीव्रता से करना होता है जैसा कि नृत्य में होता है। और खास बात यह है कि आपका जो जन्म है जोधपुर में जरूर हुआ, लेकिन परिवार तमिल था। जी है मतलब। और इनके पिता इंडियन एयरफोर्स में विमान चालक हैं, तो मतलब कहना चाहिए कि वो गति है ना, वो इनके खून में है हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि ये एक्सपर्ट हो गई बचपन से ही, बड़ा अजीब लग रहा है थोड़ी सी कि ढीली ढाली थी है ना, हम लोगों की तरह तो भाई थोड़ा सा तो आलस्य जैसे और बच्चों में होता है, आप में भी था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें बहुत एक्टिव बनाने की कोशिश की, जैसा कि हम सब चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने नृत्य करवाना शुरू कर दिया। और नृत्य के साथ साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। लेकिन आगे जब ये बढ़ी तो डांस और क्रिकेट दोनों की तरफ एक साथ ध्यान देना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल। तो उनकी जो डांस टीचर थी मिताली की, उन्होंने पूछा उनसे कि आगे चलकर क्या चुनना चाहते हो, या तो नृत्य या तो क्रिकेट। तो मिताली ने क्रिकेट को चुना। जी। और मिताली राज के कोच संपत कुमार ने भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कराई। नतीजा आप सबके सामने है। गर्मी हो या बरसात, मिताली को अभ्यास के लिए दिल्ली जाना होता था और मिताली के माता पिता उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित करते थे और इस तरह से प्रोत्साहित करने की वजह से हमें इतनी अच्छी कैप्टन मिल गई, है ना? बिल्कुल। और जब वो ट्रेनिंग ले रही थी तो धीरे धीरे निखरती गई, संवरती गई अपने खेल में और सिर्फ 17 साल में उनका जो सिलेक्शन था वो भारतीय क्रिकेट टीम में कर लिया गया। 17 साल यानी कि उनकी उम्र 17 साल थी? जी जी। अच्छा। हाँ, उनकी उम्र 17 साल थी तो भाई 1999 में मिताली राज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर में शुरुआत की और अपने डेब्यू मैच यानी पहले मैच में ही आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 114 रनों की पारी खेली। जनवरी साल 2002 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया, यानी पहला उन्होंने टेस्ट मैच खेला।
मिताली राज के नाम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का दूसरा सर्वाधिक स्कोर है, और ये जो कीर्तिमान है उन्होंने सन 2002 में ही इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 214 रन बनाकर स्थापित किया था। यानी उन्होंने बता दिया कि हम आलसी थे, अब है नहीं। अब है नहीं। हाँ जी हाँ। तो आप पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में लगातार 7 बार अर्धशतक जड़ दिए। ये अपने आप में कीर्तिमान है जी। और साथ ही साथ साल 2003 में मिताली राज ने जो भी उपलब्धियां हासिल की थी उनके लिए साल 2004 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी, और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिताली राज प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें 2015 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, जो बहुत सम्मान की बात है। तो हम भी आपको सम्मान देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यूं कहते हैं कि आगे आने वाले जितने भी खेल हैं उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, आपको तो शुभकामनाएं देते हैं और श्रोताओं से ये कहते हैं कि जिस तरह से उनके पिता ने उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और उनकी जो प्रतिभा थी देखा, और उसके बाद जो उन्होंने चयन किया कि हमें नृत्य नहीं करना है, हमें खेलना है, तो उसका उन्होंने सम्मान किया। तो इस तरह से सभी श्रोताओं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक अभिभावक के तौर पर हम बच्चों की जो भी प्रतिभा है उसको समझें और जो उनकी इच्छा है उसको सम्मान दें। बिल्कुल। अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। राहें मुश्किल हो घबराना नहीं, मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही है। यही जिंदगी सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही, यही जिंदगी Dreams do come true. चल तू इन मस्ती के धारों में, गूंजेगी अब यही धुन सदा दिल के तारों में। नाम तुझे शामिल करना है चांद सितारों में, है यही जिंदगी घबराना नहीं, मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही है। यही जिंदगी अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही, यही जिंदगी
रेणु जी, ये गाना कह रहा था कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, यानी सपने जो होते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं अगर आप उन सपनों का पीछा करते रहें हमेशा तो। हाँ, लेकिन आकांक्षा तुमने तो ऐसा बताया जैसे कि हमने गाना सुना ही नहीं। भाई श्रोताओं, हम इनकी तरफ से माफी मांग लेते हैं, लेकिन हाँ, ये जो गाने की लाइन है उस पर थोड़ा सा बस ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रीम्स पूरे होते हैं, घबराना नहीं वाली जो बात है उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि भाई एंटी रेबीज डे है, थोड़ा जागरूक रहेंगे तो डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हाँ, अरे ये तो आपने कहते हैं ना, हाँ, चलते चलते, हाँ बिल्कुल आँख खोल दी क्योंकि रेबीज के बारे में अक्सर लोग इतना जागरूक नहीं रहते। बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि अच्छी बात है कि बहुत कॉमन नहीं है, बहुत आम जन में मिलती नहीं है, तो इसलिए जागरूक नहीं रहते। लेकिन जागरूक अगर हम रहेंगे तो बीमारी वाकई बहुत घातक है, बिल्कुल जानलेवा भी होती है। तो बेहतर है कि उसके लिए जागरूक रहें, क्योंकि परेशानी जो है वो कह कर नहीं आती। तो बेहतर है कि इसके लिए जागरूक रहें, और आज इसका दिवस इसीलिए मनाया जाता है ना। और खास बात ये है कि ये जो आज का दिन है, जो ये विश्व रेबीज दिवस जो बनाया जाता है, वो फ्रांसीसी रसायन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है, उनको याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन जो है, जो टीका है, उसको विकसित किया था। जी, लुई पाश्चर ने बहुत सारे और भी संक्रमण की चीजों पर और बहुत सारे खमीर आदि इन सब पर भी उन्होंने ही इसका आविष्कार किया, और बहुत सारे और भी खोज जो है उनके नाम पर है। तो ये जो दिवस है वो, अब ये बात आती है कि हम क्यों मनाते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि हम इसके बारे में जागरूक रहें और इसके बचने के लिए लोगों को भी जागरूक करें। पहली बात तो ये कि ये समझ लें कि जानवरों से होती है, इंसानों में संक्रमण हो जाता है, और पहले खुद जानवर संक्रमित होते हैं, और फिर वो जब बीमार हो जाते हैं और अगर कहीं से हम उनके संपर्क में आ जाएं, या वो हमें अगर कहीं से काट लें, जी हाँ, तो ये जो वायरस है वो काफी तेजी से फैल जाता है, और अधिकतर जो पालतू जानवर होते हैं, खासकर कुत्ते, बंदर भी, इनमें ये जो वायरस है वो पाया जाता है। और इससे जो बचने का तरीका है रेणु जी, वो यही कि जब अगर आप किसी जानवर ने काट लिया और थोड़ा आप भ्रमित हैं कि क्या करें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और जानवर से बचने के लिए, इस रेबीज से बचने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर जो वैक्सीन है, जो डॉक्टर कहेंगे वो लगवा लीजिए। जी हाँ, जो भी कहें, जो भी टीका कहें, या अगर कोई इंजेक्शन कहते हैं तो उन्हें लगवाएं। और उससे पहले जो बचाव की बात है वो ये है कि जिसके घर में भी कुत्ता पाला है, बड़े प्यार से हम पालते हैं इसको, तो जैसे बच्चों के लिए और बाकी सब अपनी दवाएं, हर चीज़ का हम एहतियात रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं, वैसे ही उनको भी ये टीके लगाए जाते हैं। जी, तो उनको भी बचाएं, क्योंकि वो भी इससे बीमार न हो, ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आपके पालतू हैं उनको समय पर जो भी टीके लगते हैं वो लगवाएं, तो हम रेबीज से बहुत हद तक बच सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं बच सकते हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ साथ हमारा जो परिवार है वो हमारी ही जिम्मेदारी होता है रेणु जी, तो ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो ये जो घातक बीमारी है, इसके बारे में पहले तो खुद को जागरूक बनाएं, और उसके बाद ये जो जागरूकता है वो अपनों के बीच भी फैलाएं। जी, हमारी साथी लिखकर भेज रही हैं, रेबीज एक जेनेटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ये रेबीज वायरस की वजह से होता है, जो रब्डोविरिडे परिवार के लीसा वायरस जीन से पैदा होता है। WHO के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 20,000 रेबीज से मौतें होती हैं, तो घातक तो है। रेबीज ने पिछले 5 वर्षों में भारत में कोविड-19 से ज्यादा लोगों की जान ली है। एक विशेष दिन पर विश्व रेबीज समुदाय दूसरों के बीच इस तरह संक्रामक बीमारी को सूचित करने और उससे निपटने में मदद करता है। ये जो संदेश आया, इसका मतलब जो हमारे श्रोता हैं वो काफी जागरूक हैं। ये तो हम पहले से कहते हैं। बिल्कुल। और हम नमन भी करते हैं, और आपने तो और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। खुशी की चाबी ये भी है हमारे लिए। हाँ, खुशी की चाबी है, लेकिन उसे हम बाद में ढूंढेंगे। अपने श्रोताओं को और आपको भी थोड़ा समय दे देते हैं कि सोचिए आप इस खुशी की चाबी को कहाँ खोजते हैं। भाई फिलहाल हमें तो श्रोताओं से बात करके बहुत खुशी मिलती है, ये तो हम बता ही दे, और बाकी सब लोग अपना अपना बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है हम कहीं कहीं चलेंगे ना, वो क्या बताया था, भविष्य के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुनेंगे। हाँ, गीत सुनते हैं, फिर भविष्य की ओर भी चलेंगे। जी, यानी कि तब हम रोजगार में जो संभावनाएं हैं समुद्र में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत, है ना।
आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। निगाहें झूम रही हैं, किसी को ढूंढ रही है हो, निगाहें झूम रही हैं। कोई मुलाकात मिले, ऐसा कोई साथ मिले, जो बन जाए मेरा हमसफर। आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। अभी तो दूर है मंजिल, धड़कने लगा पीछे दिल। अभी तो दूर है मंजिल, तौबा तौबा हाय हाय, जिसे क्या गुजर जाए, सामने वो आ जाए अगर। आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। मेरे दिल भूल न जाना कि है ये रास्ता जाना, मेरे दिल भूल न जाना। ऐसे न मचल जाना, आगे न निकल जाना, छोड़ के पीछे सनम का घर। आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। रुकती नहीं है नज़ारों पे नज़र, आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। हम सब चाहते हैं कि सफर हमारा सुहाना हो। हम्म। और एक बात और है, क्या? हम अगर नौकरी की बात करें तो हम आमदनी चाहते हैं कि 6-7 डिजिट में हो तो अच्छा है ना? तो ही सुहाना लगेगा। हाँ, और घर हो तो उसमें कम से कम मतलब उतने 5-6 कमरे हों, है ना? और वाहन हो तो 4 उसमें अंक हो, मतलब 4 पहिया वाहन हो। रेणु जी, और ये जो इच्छाएं हैं, नहीं, ये है। सीमित रहती हैं। नहीं, ये तो सामान्य है। देखो, 4 पहिया वाहन तो हम सब चाहते हैं, ठीक है ना? और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हों परिवार में, पति एक हो या जीवन साथी हो एक। जी जी। तो ये सारी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन जो सबसे पहली वाली बात हमने कही ना कि तनख्वाह हमारी 6-7 डिजिट में हो तो बड़ा अच्छा है ना? कई शून्य लगे हों आगे। ये जो शून्य है जब अकेला रहता है ना तो इतना लुभाता नहीं है, लेकिन इसकी जब आगे जब कोई संख्या लग जाती है तो आहा सोने पे सुहागा। नहीं, लेकिन यही बात तो संख्या के साथ भी है। संख्या अगर 1 है या 9 भी हो, सबसे बड़ी संख्या अगर हम इकाई की बात करें
तो भी बड़ी अकेली सी लगती है। अगर उसके बाद 0 0 0 लगता जाता है तो उसकी महत्ता कितनी बढ़ती चली जाती है कि नहीं? अब ये जो 6 और 7 अंकों में जो आप वेतन की बात कर रही हैं, जी। तो उसके लिए जो करियर है, जो रोजगार है, वो उसी तरह से चुनना पड़ेगा, या यूं कहें कि अब आपकी इच्छा है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने मिताली राज जी की बात की कि नृत्य में जाना है आपको कि खेल में जाना है। लेकिन फिलहाल हम जो आज के दिन यानी मंगलवार को लेकर आते हैं करियर के बारे में, यानी कि आपके रोजगार के बारे में कुछ थोड़ा सा दिशा निर्देश हम देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कार्यक्रम के शुरू में कि हम बताएंगे कि किस तरह से समुद्र की दुनिया में क्या क्या संभावनाएं हैं, और हम नहीं बल्कि बताएंगे कैप्टन अमरेश झा जी। देखिए ये जो मरीन क्षेत्र है कितना व्यापक है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। श्रोताओं, समुद्र की लहरें और ये असीम जलराशि बहुत आकर्षित करती है। यूं तो समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सहारा है। और हम विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना इस क्षेत्र में यानी समुद्र में क्या संभावनाएं हैं रोजगार की, इसके बारे में बात करते हैं। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन अमरेश झा। अमरेश जी, स्वागत है। धन्यवाद रेनू मैम। तो ये बताइए कि इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं रोजगार की, जो आना चाहते हैं वो कैसे आएं? अच्छा, इसके लिए बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी कंडक्ट करते हैं साल में एक बार, जो नॉर्मली 12th के एग्जाम के बाद होता है जी। तो इसके लिए +2 यानी कि 10+2 में PCM होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60+% होना चाहिए, अंग्रेजी में भी 50+% होना चाहिए। तो इसमें जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें 2 तरह का चयन होता है। एक इंजीनियरिंग साइड के लिए होता है जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स है, जो बाद में मरीन इंजीनियर्स बनते हैं जी। और एक BS नॉटिकल साइंस होता है, दैट इज बैचलर इन नॉटिकल साइंस। तो वो बाद में जाके कैप्टन बनते हैं, मतलब उनका जो नॉटिकल डिवीजन है और एक इंजीनियरिंग डिवीजन जी। इसके अलावा भी है तरीका इस प्रोफेशन में आने के लिए, जो आप 10th के बाद आ सकते हैं, जिनका अगेन रेटिंग से ज्वाइन करते हैं वो लोग। वो सीमेन रेटिंग में आते हैं, वो इंजन रूम में भी और डेक में भी, तो डेक हैंड और इंजन रूम में। इंजन और डेक आपने बताया? यस, दो डिपार्टमेंट होता है इसमें। इंजन जो इंजीनियरिंग के थ्रू होता है, और डेक जो नॉटिकल साइड है, और जो ऊपर जो बाहर का जो पोर्शन है तो उसको डेक कहते हैं जी। ये तो हो गई कि कैसे इसमें हम प्रवेश पा सकते हैं और क्या क्या हमारी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और खास इसमें काबिलियत होनी चाहिए क्या? या इसके बाद जो आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद जब आपका ये 3 साल का जो BS नॉटिकल ट्रेनिंग कोर्स होता है, और 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है जी। इसके बाद आपको जहाज पे जाना पड़ता है फॉर रिक्वायर्ड सी टाइम जी। DG शिपिंग, जो डायरेक्टोरेट जनरल शिपिंग, जिसके अंदर ये सारा प्रक्रिया और सारा परीक्षा पास करना होता है जी। तो DG शिपिंग का गाइडलाइन है जिसमें आपको एक सर्टेन टाइम जहाज पे रह के काम करना होता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। और उसके बाद आप आके फिर वापस एग्जाम देते हैं DG शिपिंग के अंदर, जो मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग जगह पे, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, कोचीन में है, कांडला में है, बहुत सारे जगह, चेन्नई में है। तो वहां पे अपना स्टूडेंट जाके एग्जाम दें आफ्टर द रिक्वायर्ड सी टाइम, और फिर वो पहले 3rd ऑफिसर बनेंगे, फिर 2nd ऑफिसर बनेंगे, फिर चीफ ऑफिसर बनेंगे, और सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो कैप्टन होता है डेक साइड में जी। और इसी तरह इंजीनियरिंग साइड में एग्जाम होके वो पहले क्लास 4 का एग्जाम देके 4th इंजीनियर बनेंगे, फिर क्लास 2 का एग्जाम देके फिर वो 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, और बाद में फिर चीफ इंजीनियर का एग्जाम देके चीफ इंजीनियर बनते हैं जी। तो ये दो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, एक चीफ इंजीनियर का और एक कैप्टन का। तो चलिए, ये तो हो गई रैंक आपने बता दिया और हम किस किस स्तर पर काम कर सकते हैं। अब थोड़े कार्य की प्रकृति बता दें कि किस किस तरह का काम होता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग जॉब है जी। इसमें आप अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, और समुद्र का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कभी आपका वेदर बहुत ही खराब मिल सकता है, साइक्लोन आ सकती है, कई सारे समय हैं जो फिक्स्ड है कि उसमें मॉनसून का सीजन होता है जैसे, तो उसमें बे ऑफ बंगाल, बहुत सारे रीजन है जिसमें समुद्र को खराब मिलना ही मिलना है, और आपका जहाज
तो चलेगा ही चलेगा। तो ये आपको फेस करना होता है। शुरू में सिकनेस होती है, सी सिकनेस होता है, और चाहे कुछ भी हो, जहाज तो चलना ही है, तो आपको काम करना ही होता है जी। तो घर से दूरी जो हो रही है वो तो जो कंसर्न है वो तो है ही, प्लस डिमांडिंग जॉब इसलिए भी है क्योंकि नेचर से आपको हमेशा चैलेंजेस मिलते रहते हैं, जूझना पड़ता है। तो वो आपको करना होता है। दूसरी क्या बात है कि आपको कोई सोर्स सपोर्ट नहीं है, कोई टेक्निकल यदि कुछ गड़बड़ हो गया जहाज में, तो आपको वही जो टीम है आपके पास उसी से मैनेज करना है तब तक जब तक कि आप कोई नियरेस्ट पोर्ट में नहीं जाते हैं जहाँ पे कि आपको कंपनी जो है बाकी सुविधाएं दे सकती है, जिसपे कि टेक्निकल टीम या एक्सपर्ट टीम आके आपको हेल्प कर सकते हैं। यानी चारों तरफ पानी पानी है, तो जो है सीमित संसाधन उसी में आपको सब कुछ में आपको करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको लीडरशिप का क्वालिटी बहुत जल्दी आप बहुत कम एज में प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे आप अच्छा एक लीडर बन सकते हैं। तो मैरीटाइम फील्ड में जो भी काम करने वाले हैं, चाहे जिस किसी भी रैंक में हो, उन सब में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो जाती है। और एक साथ सामंजस्य स्थापित करना और इस तरह से विषम परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखना, ये भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि इसमें मैडम क्या है कि अलग अलग नेशनलिटीज के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों के साथ आपको काम करना है, इसमें अलग अलग नेशनलिटीज भी एक साथ एक जहाज पे रहते हैं। तो लैंग्वेज का कंसर्न हो सकता है, उनका जो कल्चर है वो अलग होगा, खाने पीने का दिक्कत हो सकती है, खाने पीने में भी आपको सामंजस्य बना के रखना होगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डे टू डे में सीफेरर्स को, जो मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं उनको फेस करना होता है, और आराम से हंसी खुशी फेस करते हैं वो, और किसी को बताते भी नहीं है, और वर्ल्ड ट्रेड को मूव करते हैं। एक बात बहुत सुनने में आती है कि 6 महीने चारों तरफ पानी देखते देखते आदमी घबरा जाता है। और दूसरा ये एक और भी सुना है ऐसा कि समंदर में जब पानी में ये हिचकोले खाती हैं बड़ी बड़ी नाव, तो पेट में भी बड़ी हलचल होती है, तो वो भी कुछ दिक्कत आती है ज्यादा। जो बड़े शिप्स होते हैं उसमें सी सिकनेस तो होता है। शुरू में जो बच्चे जो कैरियर शुरू कर, जैसे हम लोगों ने जब आज से 22-23 साल पहले शुरू किया था कैरियर, तो पहले जहाज में जो पहला ट्रिप होता है, पहले 2-3 महीना, उसमें आपको सी सिकनेस कहते हैं हम लोग इसको। जब वेदर खराब होता है और जहाज जो रोलिंग और पिचिंग होता है, मतलब आपको लेफ्ट टू राइट, जो पोर्ट टू स्टारबोर्ड हम लोग बोलते हैं, या ऊपर नीचे जहाज जो समुद्र के जो लहरें हैं उसके ऊपर नीचे होता है जहाज, तो उसमें ये पेट में काफी होता है, आपको उल्टियां आ सकती है, तो उसको सी सिकनेस कहा जाता है। बट धीरे धीरे लोग ट्रेंड हो जाते हैं और उनको आदत हो जाती है, फिर आपका जो सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम, ये अडॉप्ट कर लेती है, फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होता। पर शुरू के 6 महीने चैलेंजिंग होते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब ये बताइए कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो ही ये प्रोफेशन ज्वाइन करें, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है। आपको काम तो करना ही पड़ता है, वो सब प्रोफेशन में करना पड़ता है। इसमें आपको शिप पे रह के काम करना होगा, एक इनक्लोज स्पेस में, एक इनक्लोज एटमॉस्फेयर में रह के काम करना होता है, और सोर्स से सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। जब आप जहाज पे रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो आपको उन्हीं 20-25 आदमी जो है उन्हीं से मिलजुल के काम करना होता है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, खाने का दिक्कत हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज के आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी मच एसेंशियल, अपार्ट फ्रॉम जो आप नॉर्मल काम और चैलेंजिंग काम तो सब प्रोफेशन में है, इसमें भी। इसके साथ हम ये जानना चाहते हैं कि लड़कियों के लिए कुछ खास आप हिदायत देना चाहेंगे? यस, इसमें जो बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी अपने इंडिया में भी और इवन वर्ल्ड लेवल पे, बहुत सारी लड़कियां आप ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारा काम इस संदर्भ में हो रहा है, और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने फीस में भी काफी रियायत की है। 50% फीस तक माफ हो रहा है जो लड़कियां ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो पढ़ाई में जो ट्रेनिंग, जो CET का एग्जाम करके जो कोर्स करेंगे, तो उसमें काफी सारे सुविधाएं हैं उनके लिए। तो चलिए, ये बहुत इंकरेजिंग है लड़कियों के लिए भी। चलिए, ये तो अच्छी बात आपने बताया। तो हमें उम्मीद है कि जो बच्चे आना चाहते हैं और जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चे आएं, उनके बहुत सारी जो भी भ्रम रहा होगा, भ्रांति रही होगी, वो सब दूर हो चुकी होगी, और जरूर आए। वेल पेड जॉब है, आपको बाहर भी घूमने का मौका मिल सकता है, काफी रिवार्डिंग करियर है, टफ तो है ही। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, लेकिन कैप्टन अमरेश झा जी, आपकी पसंद का एक गीत आपको हम सुनवा सकते हैं इतनी अच्छी बात के लिए। धन्यवाद। मेरा एक मेरे मन में जो गाना आ रहा है अभी, सीइंग द सिचुएशन, जो अभी पेंडेमिक में है, उस पे मिलता जुलता ही है, जिंदगी कैसी है ये पहेली।
जिंदगी पहेली है, इसीलिए तो आज हम खुशी की चाबी लेकर आ रहे हैं और थोड़े से टिप्स देंगे हम। लेकिन आकांक्षा, हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखकर भेजा है। हाँ, मतलब चाबी जो है खोजने का प्रयास जरूर किया है। भाई, सबके पास अपनी अपनी चाबी है और हमारे साथी लिख रहे हैं, खुश तो हम सभी रहना चाहते हैं, खुश रहने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं होती, अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में होती है, हर लम्हा खास होता है, खुशी एक साज है, हर एक उसकी आस है, गम मिलता है उसके साथ, तभी तो समझ में आता है खुशियों का राग। क्या बात है, इन्होंने तो पूरा गीत बना दिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। और एक जो हमारे श्रोता हैं, उन्होंने कहा है कि खुशी की जो चाबी है वो होती है खुद की सोच में, विचार शक्ति में और साथ ही अनुशासित मन में, जो योग डाइट फॉलो करने के से हमारे हाथों में रहती है। यानी जो चाबी है, अगर हम संयमित जीवन जिए तो हमारे हाथों में रहती है, वरना गुम जाती है, गुम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुम नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी की चाबी हमारे लिए तो विविध भारती है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ हमें नित नई जानकारियां भी मिलती रहती हैं। भैया, हम नहीं कह रहे, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है फेसबुक पर, और चूंकि आपने लिखकर भेजा है तो जानकारी के साथ साथ मनोरंजन, तो आपका भी मनोरंजन होगा। और अमरेश झा जी ने, कैप्टन ने जो कहा है, उनकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं। तो उनकी फरमाइश पूरी कर दे जी। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए,
कभी ये रुला। कैसे रुला सकती है? यानी कि अगर हम खुश रहना चाहें तो हम रह सकते हैं। हाँ, निर्भर करता है कि ये जो जिंदगी की पहेली है हम किस तरह से उसको सुलझा रहे हैं। सुलझा रहे हैं तो सुलझाना भी तो हमारे ही हाथ में है ना। बिल्कुल। तो सुलझा लेते हैं। और बहुत सारी जो कमेंट्स आए उन्हें पढ़ लेते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि खुशी की चाबी हृदय में छुपी है, मन में छुपी है, उमंगों में छुपी है, बहारों में छुपी है, दोस्तों में छुपी है, यारों में छुपी है, और खुशी की चाबी सकारात्मक विचारों में छुपी है। और इन सभी तालों को खुशी रूपी चाबी से खोलिए। क्या बात है, खुशी रूपी चाबी से खोलिए, यानी कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और ये जो खुशी की चाबी है, जो हमारे साथी हैं जो सुन रहे हैं श्रोता, उन्होंने अलग अलग जगहों पर खोजने की कोशिश की है। और एक हमारे साथी ने ये कहा है कि खुशी की चाबी तो हमारी विविध भारती ही है जो अच्छे प्रोग्राम, गीत, संगीत, नाटकों और मनपसंद कार्यक्रमों से हमें भरपूर खुशी देती है। तो तहे दिल से विविध भारती परिवार का इन्होंने धन्यवाद दिया है और कहते हैं कि खुशी की चाबी तो इस कोरोना महामारी के दौरान गुम सी हो गई थी जी। तो विविध भारती से जुड़े हैं और उसी चाबी से ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए, हमने तो यही कोशिश की कि कोरोना में जो लोग घर में हैं, और घर में हैं ही सभी लोग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और रहें भी घर में, हमने पूरा मनोरंजन का आपके लिए साजो सामान बिठा रखा है, बिछा रखा है, ताकि आप घर में रहें और खुश होकर रहें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल परेशान हो, कहीं से अवसादग्रस्त हो। और हमारे साथी लिखते भी हैं कि खुशी की चाबी कहाँ ढूंढनी है, ये वो चाबी है जो किसी भी समय आपको अपने आप से मिला सकती है और हरदम आपके पास रहती है। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढें और मुस्कुराहटों से भरे चेहरे से सभी से मिलें तो ये खुशी आपसे दूर नहीं होगी। अपने छोटे से कार्य से लेकर बड़ी मुश्किलों में और औरों के लिए बेहतर करने की सकारात्मकता आपको वास्तविक खुशी दे जाएगी। निस्वार्थ भाव से किया हर काम खुशी की चाबी दे जाएगा। और साथ ही साथ हमारे साथियों का ये भी कहना है कि हर दिन की तरह हर रोज ये सखी सहेली कार्यक्रम जो है उसे सुनते हैं और जो हम जो विषय लेते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो प्रतिदिन की भांति आज भी ये इंतज़ार कर रहे थे सखी सहेली कार्यक्रम का। तो खुशी की चाबी इनके लिए तो विविध भारती है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ नित्य नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो भाई हमारी तो कोशिश रहती है, लेकिन फिलहाल हमारी खुशी की चाबी तो ये है कि जब आप हमें कुछ लिख कर भेजते हैं या जो विषय की बात है, ये भी आप ही सबसे हमें मिलता है विषय। तो है ना, कहीं अलग से हम नहीं लेकर आते। लेकिन फिलहाल और भी चीज़ें हैं कि ये तो हो गई कि सबकी अपनी अपनी राय, लेकिन सामान्य तौर पर हम किस तरह से खुश रह सकते हैं इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आज एक और ख़ास दिन है, बता दीजिए। नहीं, बताने की बात ही नहीं है, हमारे साथी खुद सभी को पता है। जी हाँ, खुद लिखकर लोग भेज रहे हैं कि भाई आज सुबह से मुकेश जी और लता जी के गानों की महफिल सजी हुई है विविध भारती पर। और विविध भारती पर जब कोई भी तीज त्योहार होता है, खास मौका होता है, तो सिर्फ विविध भारती सुनकर लोग समझ जाते हैं कि आज क्या है। वैसे भी आज तो स्वर कोकिला लता जी का जन्मदिन है, तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे श्रोताओं आप सबकी ओर से और पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
भाई हद तो हर चीज की होती है और हर चीज हद में हो तो ही अच्छी लगती है। ये कहते हैं सटीक ना, बात कही आपने। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो कुछ ऐसा ही है, तो हर चीज हद में अच्छी लगती है। और जो चाबी की बात बहुत देर से चल रही है और हमारे एक साथी ने तो बहुत जबरदस्त संदेश लिखकर भेजा है, लेकिन फिलहाल जो हमने बात की कि कुछ बातें हम भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हमें लगता है आकांक्षा ना कि दुखी हम तभी होते हैं जब कोई समस्या आ जाती है या हम कुछ अपेक्षा करते हैं किसी से, है ना। सही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ये कि अपेक्षा ही ना करें, किसी से आशा ना करें, उम्मीद ना करें। जहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि अगर हमने ये किया है तो सामने वाला भी कुछ करेगा, तो और वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं होती रेणु जी, तो कहीं ना कहीं दिल में चोट जरूर लगती है। बिल्कुल लगती है और बहुत गहरी लग जाती है कभी कभी। तो जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहली बात की आपके पास ही है चाबी इसकी कि आप आशा ना करें, किसी से उम्मीद ना करें। लेकिन अगर कोई समस्या आ ही गई है तो भाई उस पर अगर आपका वश नहीं है तो बेहतर है कि उस समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए परेशान ना हो, बल्कि थोड़ी बहुत कोशिश करें जरूर, लेकिन अगर नहीं सुलझ रही है तो उसको उस समय छोड़ दें। हो सकता है कि अपने आप वो सुलझ जाए। हाँ, है ना? ये बात बिल्कुल सही है। और कभी-कभी जब हम छोड़ देते हैं तो आगे चलकर खुद ब खुद रास्ता हमारे सामने आ जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो मानव स्वभाव है, स्वाभाविक है, तनावग्रस्त हम हो ही जाते हैं जी। तो जब तनाव आपको घेरे, तो क्या करें? लोगों से घिर जाएं आप? नहीं, आपका बताया हुआ तरीका बताती हूँ सबको। गहरी सांस लें, शांत रहें, थोड़ी देर सोचें और वो जो परिस्थिति जिससे तनाव उभर रहा है उसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए ही। क्या बात है। वैसे हमें लगता है आकांक्षा कि ये तनाव भूल जाएं क्यों, अपने आप भूल जाएंगे अगर आप गहरी सांस लेंगे, आंख बंद करेंगे और आप अंदर से सोचेंगे कि अब आप तनाव मुक्त हो रहे हैं, और 2 सेकंड बाद आप सोचिए कि आप तनाव मुक्त हो चुके हैं। लेकिन एक बात ये बताओ कि क्या ये सबके बीच में भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बस जरूरी है मन को एकाग्र करने की। जी। तो यानी कि अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं तो भी अब आप सोचेंगे हम आंख कैसे बंद कर लें, तो बिना आंख बंद किए आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने अंदर हैं और आपके सामने कोई भी नहीं है। तो ऐसी कल्पना तो हम कर सकते हैं ना। तो ऐसी कल्पना करके आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और जब कई सारी परिस्थितियां एक साथ आती हैं, एक तरह से हम उन परिस्थितियों से झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही समय में आप सारी समस्याओं का हल ढूंढने बैठ जाएं। अच्छा, तो उसमें भी चयन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वो चिट डालनी पड़ेगी क्या? अपने मन में चिट डालिए कि कौन सी समस्या ज्यादा जरूरी है, किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किसको थोड़ा सा परे हटा कर रखा जा सकता है। तो ये आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको पहले आप उसका निपटारा कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हमारे पास 4 समस्या थी तो 3 तो खत्म हो गई, अब हम बड़े हल्के हो गए। है ना। तो इस तरह से भी आप चयन कर सकते हैं। इसके लिए आपके थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना होगा, और विवेक इस्तेमाल करने के लिए आकांक्षा एक बड़ा छोटा सा आसान सा तरीका है। तो ये जो आंख बंद करके हमने सोचा हम तनाव मुक्त हो रहे हैं और हो चुके हैं, उसमें एक चीज और बड़ी कारगर होती है, मतलब बढ़िया चाबी है। आप ये सोचिए कि आप ये पहले भी हल कर चुके हैं, ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। क्या बात बस देखिए हो जाएगा। कहते हैं ना कि हौसलों से उड़ान होती है, तो जब आपके मन में हौसला रहेगा और आप ये मान लेंगे कि ये समस्या तो पहले भी आई थी और हमने बड़े आसानी से इससे पार हो गए थे, तो देखिए इस बार भी कोई मुश्किल नहीं है, आप निकल जाएंगे। है ना। बिल्कुल एकदम सही चाबी आपने पकड़ाई है हमें। और रेणु जी, हम जब दुखी होते हैं ना तो कभी कभी तो हम बिना कारण भी दुखी होते हैं। अरे सर पे एक सफेद बाल दिख गया। इतना बड़ा कारण हो, तुम कह रही हो कारण ही नहीं है। भाई सर पे अगर एक सफेद बाल है तो वो अनुभव भी तो है साथ में अनुभव नहीं है, लेकिन आजकल तो कहते हैं धूप में सफेद हुआ है। और चलो हम मान लेते हैं कि ये जो सफेद बाल है हम उससे निपट लेंगे। झुर्रियों का क्या, क्योंकि लगता है अब झुर्री हो गई, अब हम थोड़ा सा आंखों के नीचे कालापन आ गया, मतलब बहुत सारी चीजें अपने हाथ से देख देख के हम परेशान होते हैं कि अरे अब ये इतने सुंदर नहीं रह गए। तो जब ये विचार आए तो ऐसे विचारों को किसी पिटारे में बंद करने की जो चाबी है वो यही कि आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, अपने आप को स्वीकारना सीखिए। आप जैसे हैं भाई हम अच्छे हैं, बस मन में
कॉन्फिडेंस रखिए। जी। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी बात है कि जैसे अक्सर आप ब्यूटी पार्लर में तो जाते ही हैं जी। और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि स्किन टाइटनिंग वाला कुछ मसाज करवा लीजिए या ऐसी मालिश करवाइए कि आपकी स्किन टाइट हो जाएगी या झुर्रियाँ कम दिखेंगी या जो रोम कूप हैं या मतलब छिद्र जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र ज़्यादा दिख रही है। तो भाई हमने तो एक से ऐसे ही कहा कि भाई ये सब तो क्रीम है आपके पास, लेकिन सच में उम्र कम करने की कोई क्रीम हो तो वो बताओ, है ना भाई। उम्र अगर बढ़ रही है और दिख रही है तो दिखने दो ना इसको, बिल्कुल, हम क्यों कम करें। अब बाहरी रूप को सुलझा कर क्या फायदा, अगर आप मन से जवान हैं, मतलब लगन से लगे हुए हैं, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर कहीं कोई आपको हर्ट करता है, अक्सर यही होता है कि किसी ने कुछ कह दिया और बस दिन रात चिंता 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 कि अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। और उसमें एक बड़ा अच्छा शब्द है, मतलब जो हमें तंग करने के लिए बड़ा कारगर है, बेइज्जती हो गई। तो बेइज्जती को बस ऐसे ही ना हंस के उड़ा दीजिए, हाँ, है ना, खुले मन से रहना सीखिए। और क्या। और वैसे भी आकांक्षा अक्सर हमने देखा है कि जब कोई कहता बेइज्जती हो गई तो हमें तो नहीं लगता कि उसके कहीं कंधे पर कहीं भी धूल उल टाइप का कुछ चिपक गया है, मतलब ये कहाँ लग गई बेइज्जती। उसको हम जैसे धूल हटा लेते हैं, कुछ ऐसे ही अपने हाथ से झाड़ के मन से उसको छटक दीजिए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। और ये जब दुख आते हैं ना तो ये जरूरी नहीं कि आते ही ये चले जाएंगे। अब भाई समय से आए हैं, जैसे आए हैं वैसे खत्म भी हो जाएंगे। तो इतना क्या सोचना। और सोचना तो भाई पड़ता है, क्योंकि हमारे साथी जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजते हैं। और एक ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। ये तुम्हारी जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं ना वो हम आगे करेंगे। आपने लिखा है, खुशी की चाबी एक काल्पनिक चाबी है, वैसे तो कभी खुशियों को ताला नहीं लगता, हम ही उन पर चिंता से अधिक विचार करके उसको छुपा देते हैं। कभी लगे कि खुशियां कहीं छिप गई हैं तो विविध भारती सुनते रहिए, यहाँ खुशियों की चाबी मिल जाएगी, खुशियों की बरसात होती है यहाँ। तो भाई हमारी कोशिश तो रहती है कि हम आपको खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, और इसीलिए कहीं घूमने चले जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है तनाव भगाने का। लेकिन जब आप घूमने जाएं, जैसा कि हमने अपने कल के कार्यक्रम में कहा था कि जब आप घूमने जाएं तो ये जो मोबाइल नामक चीज है इसे घर ही छोड़कर जाएं। कैमरा लेकर जाएं। कैमरा लेकर जाइए, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी रेनू जी, जब आप जाएं तो पूरी तरह वहां रहें। अब वहां की जो तस्वीरें हैं उनको कैमरे में कैद करने के बजाय अपने मन में उतारिए, क्या बात अपने दिल में उतारिए। हाँ, अक्सर होता है कि हम सूर्योदय देख रहे हों या सूर्यास्त का कहीं आनंद लेते हैं तो हम उसको सामने से न देखकर कैमरे की नज़र से देखते हैं, और फिर वो जो सचमुच प्राकृतिक नज़ारा जो है, वो खुशनुमा सा माहौल है, वो हम कहीं गुम कर देते हैं और अपनी आंखों में उसको समेट नहीं पाते, है ना। हाँ, और आज का जो समय है इसमें खुशी की जो सबसे बड़ी चाबी है ना वो यही है कि ये जो सोशल मीडिया है उससे समय समय पर आप दूरी बनाते रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह हट जाएं, लेकिन दूरी बनाना जरूरी है। तुम्हारे कहने से हम सुनने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि हमें तो भाई हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो लिखकर भेजा है वो हम सुनाएंगे, लेकिन एक गीत हम सुन ले पहले, उससे फिर हम ये बात जारी रखेंगे। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है। सांस है, सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। आकांक्षा, वैसे फिल्में ऐसा लगता है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए हम देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा गीत हमें क्या क्या संदेश दे के चला जाता है ना। बस उसे समझने की देर है। जैसे ये है कि न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, तो कभी क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे कि किसी ने कुछ कहा तो हम जरूरी नहीं कि हर बार उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया दें, तो हम खुश रह सकते हैं ना। बिल्कुल खुश रह सकते हैं। और सोचिए रेणु जी, जब अगर हम ये अपना लें तो कितनी सारी जो उलझने हैं वो यूं ही सुलझ जाएंगी। अरे तो अपनाओ ना, इसलिए तो बता रहे हैं है ना। क्योंकि भाई देखो, ऐसा होता है कि हम हर चीज के पीछे सोचते हैं। किसी नए आदमी से मिलते हैं तो हम सोचते हैं इसके पीछे वजह क्या है। अगर कोई आ गया कोई गिफ्ट लेकर तो हम सोचते हैं ये क्यों ऐसे कर रहा है, या कोई बहुत सहृदय है, अच्छा है, सरल स्वभाव का है, इसके पीछे जरूर कुछ होगा। मतलब हम क्या क्या सोचते हैं, जबकि वजह कुछ नहीं होती। हो सकता है हो, और कुछ हो नहीं भी हो सकती है। अरे जो होगी सामने आएगी समय आने पर, देख लेंगे तब। बिल्कुल सही बात। और हर दिन हर समय आपके अनुकूल हो ये जरूरी भी नहीं। जैसे वो कहते हैं ना कि हम हर दिन जो खाना बनाते हैं वो हर दिन एक ही जैसा बने, स्वादिष्ट ही बने, ये भी तो जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि इससे एक छोटा सा उदाहरण है आकांक्षा। देखो क्या होता है कि खाना तो चलो फिर भी थोड़ा सा व्यंजन बदल जाता है ना। सुबह अगर भिंडी की सब्जी बनी तो शाम को हो सकता है बैगन बना हो या आलू टमाटर बना हो, ठीक है। लेकिन चाय जो है वो तो हम सुबह शाम बनती ही है सबके घर में। क्या सुबह वाली जो चाय का स्वाद था वही शाम को आपको मिला? नहीं। और 365 दिन बनती है, व्रत हो तो भी बनती है, उपवास के दिन भी बनती है, फिर भी हम वही नहीं कर पाते। फिर हम खाने के समय या किसी और चीज में क्यों सोचते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा हमने कल खाया था, जब उस दिन त्योहार के दिन खाया था तो वो ज्यादा स्वादिष्ट था। अरे भाई, जो जैसा है उसको वैसा स्वागत करिए, स्वीकार कीजिए। और हर दिन आपका हर दिन खिला हुआ हो, उत्साहपूर्ण हो, खुशनुमा हो, ये जरूरी तो नहीं ना। जी हाँ। फिर भी ये जो घनघोर जो बादल जब छाते हैं तो उसी आगे चलकर वो छटते भी हैं, और जो सूर्य की किरणें हैं वो रोशनी बिखेरती जरूर है। जी, तो उनकी जो खूबसूरती होती है उनका मजा लीजिए, उनका इंतजार कीजिए। और नहीं तो फिर भी जो बादल हैं उनका भी मजा लीजिए। उनका भी कितनी उसमें परतें हैं, कितना गहरापन है, क्या रंग है ना। उन नजारों का मजा लीजिए। और जैसे तुमने कहा ना कि वो सब चीजें समझें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को, मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर लें जी कि ये जो बादल है या सूर्य की किरण है ये हमारे लिए सामने है, और हम इसको ऐसे ही स्वीकार करेंगे
और इसी में खुश रहेंगे और आप खुश रहने लगेंगे। बिल्कुल, ये जो मन की चाबी होती है वो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ही होती है और उसके लिए करना हमें ये है कि अपने अंदर झांकिए, अपने मन को टटोलिए। बिल्कुल, तो मन को टटोलेंगे तो है ही, क्योंकि देखो हमारी भारत भूमि है, ऋषि मुनियों से बहुत ज्यादा रहे और विवेकानंद जी ने भी कहा हैप्पीनेस बिलोंग्स टू हिम हु नोज ही इज वन विथ दिस यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात। और भाई हमारी खुशियों की चाबी तो हमारे श्रोता ही हैं। जी हाँ, तो आप इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए और हम यही चाहते हैं, कार्यक्रम सुनते रहिए। तो आज कार्यक्रम समाप्त करते हैं सखी सहेली रेणु चतुर्वेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।